दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों अब तक केवल 35% यानी 190 लोकसभा सीटों के चुनाव हुए हैं और अब भी 65% लगभग यानी 353 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी है। लेकिन क्या कारण है कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक, नागपुर से लेकर झंडेवालान तक, भाजपा मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक और प्रधानमंत्री आवास तक इमरजेंसी बैठकों का दौर चल रहा है? आखिर किन आंकड़ों ने सरकार को डरा दिया? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी रथ मझधार में फंस गया और कौन सी कश्ती इस्तेमाल की जा रही है? अब हालात ऐसे क्यों हो गए कि जहां देखिए भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, हर जगह इमरजेंसी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कारण क्या है? चाणक्य कैसे फेल हो गए, भाजपा के चाणक्य, और कैसे भारतीय जनता पार्टी उन जगहों पर चुनाव में फिसलती हुई दिखाई दे रही है जहां 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन ने हासिल की थी। आखिर लो टर्नआउट का कारण क्या है? वोटिंग प्रतिशत गिरने का कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अपने गढ़ों में वोटिंग परसेंटेज क्यों गिरा? क्यों वोटर्स घर से नहीं निकले? क्यों वोटर्स नरेंद्र मोदी की गारंटी पर एतबार करने को तैयार नहीं है? और क्यों नरेंद्र मोदी को 10 साल सत्ता में देखने के बाद वोटर घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, बूथ तक नहीं जा पा रहे? हालात क्या है? आखिर किन हालातों में भारतीय जनता पार्टी की ने जो एक नैरेटिव गढ़ा था, मोदी नहीं तो कौन, आज की तारीख में इस देश का मतदाता वर्ग, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं और इस देश के गरीब, जो 4 जातियां नरेंद्र मोदी जी ने बताई थी, किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीब, क्या इन चारों का भरोसा मोदी जी से उठ गया है? क्या ये चारों अब भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व पर एतबार करने को तैयार नहीं है? या इन चारों के अंदर इतनी गहरी निराशा भर चुकी है कि बूथ पर जाने की बजाय ये घर में रहना पसंद कर रहे हैं? क्या कारण है कि राजस्थान में 4% कम वोटिंग हुई? 2019 में 68% वोटिंग हुई थी, अब 64% वोटिंग हुई है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में जिन 16 सीटों पर वोटिंग हुई है, उन 16 सीटों पर 7% कम वोटिंग हुई है? 62% से आंकड़ा 54.8 यानी लगभग 55% पर क्यों सिमट गया? और क्या कारण है कि बिहार और महाराष्ट्र में पोलिंग नीचे गिरी है? बिहार में 63% की जगह 57% पोलिंग हुई, 6% कम पोलिंग हुई है। क्या नीतीश बाबू और मोदी जी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या इन्हीं मजबूरियों ने मंच साझा करने पर मजबूर किया, उसकी परिस्थितियां पैदा की? और क्या कारण है कि हिंदुस्तान की आर्थिक चक्के को मजबूती से चलाने वाला राज्य, इस देश के ग्रोथ इंजन का सबसे जीता जागता नमूना महाराष्ट्र, क्या वहां मराठा प्राइड भारतीय जनता पार्टी से टकरा रहा है? क्या कारण है कि वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज में 4% की गिरावट देखी गई है? 63% से घटकर 59% वोटिंग अब तक उन 13 सीटों पर हुई है जिन 13 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर डाले गए। कर्नाटक में आधी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और उन इलाकों में चुनाव संपन्न हो चुका है जहां जनता दल सेकुलर के नेता एचडी देवेगौड़ा के साथ सीधे सीधे बीजेपी ने अलायंस किया। सेकुलर नामधारी पार्टी के साथ अलायंस भी क्या भारतीय जनता पार्टी को साउथ कर्नाटका में सेकुलर नहीं बना पाई? और बड़ी बात, लगभग आधे मतदाता बेंगलुरु शहर की 3 सीटों के वोट डालने क्यों नहीं निकले? भारत की तकनीकी राजधानी, टेक्नोलॉजिकल कैपिटल, आईटी हब बेंगलोर, क्या भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के साथ कदमताल करने को तैयार नहीं है? बीजेपी के लिए चिंता का कारण न बेंगलोर है, न मुंबई है, न पटना है, न लखनऊ है, न जयपुर है। बीजेपी के लिए चिंता का कारण उसकी लोकसभा सीटें हैं जो इन राजधानियों वाले राज्यों से
उसके गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें मुहैया कराती है। लेकिन क्या 200 सीटें यहीं बिखर रही हैं? अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, उत्तर प्रदेश में केवल 20% सीटों पर यानी 80 में 16 सीटों पर मतदान हुआ है। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों ने नरेंद्र मोदी अमित शाह की नींद उड़ाकर रख दी है। कैसे वोटर को मनाया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ लाया जाए, कैसे नरेंद्र मोदी की गारंटी को लोग राहुल गांधी से बेहतर माने। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आई थी तो मजदूरों को मनरेगा दिया था, कांग्रेस आई थी तो यूपीए के दौर में 6 पे कमीशन दिया था, कांग्रेस आई थी तो राइट टू इंफॉर्मेशन दिया था, कांग्रेस आई थी तो राइट टू एजुकेशन दिया था, और कांग्रेस आई थी तो इस देश में सरकारी वैकेंसियों की झड़ी लगा दी थी, प्राइवेट सेक्टर बूम कर रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी कौन सी गारंटी दे रहे हैं? 5 साल बाद भी उन्हें गारंटी देने की जरूरत पड़ रही है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या जनता नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, और क्या इसी वजह से गुजरात लॉबी का झोला उठने जा रहा है? दरअसल ये चुनाव अब तक जो ट्रेलर दिखा रहा है वो उस कथित गुजरात लॉबी की बैंड बजाता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि जो ट्रेंड शुरू हुआ है, यदि वो ट्रेंड बचे हुए 5 फेज के 5 चरणों के चुनाव में बरकरार रहा तो दिल्ली में सरकार बदलती हुई दिखेगी, आपको सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। 4 जून के बाद नया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में शपथ लेता हुआ भी दिख सकता है। ये हालात है जिस हालात में कभी बीएल संतोष तलब किए जा रहे हैं, कभी जेपी नड्डा तलब किए जा रहे हैं, तो कभी जेपी नड्डा के घर पे ही बैठक हो रही है, तो कभी आधी रात को कोई बड़ा नेता भोपाल पहुंच जाता है, तो कभी कोई बड़ा नेता पटना का चक्कर लगाता है। ये हालात एक दिन की वजह से नहीं बने हैं, ये हालात 5 साल की वजह से नहीं बने हैं, ये हालात 10 साल के कार्यकाल की के ऊपर आम जनता की स्वीकृति कितनी है उस वजह से बने हुए हैं। आखिर क्यों सरकार से लोग नाराज नहीं होंगे? जरा इसके कारणों की पड़ताल करें। क्या मिला सरकारी कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में? लोग तुलना करते हैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल का 6ठा वेतन आयोग और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 7वां वेतन आयोग। फिर दोनों में क्या दिखता है? ये हमारे सरकारी कर्मचारी जो दर्शक हैं वो बताएंगे कि क्या दिखता है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा तो है ही, पुरानी पेंशन की मांग। अग्निवीर का मुद्दा है, नौजवान क्यों जाएंगे? सरकारी वैकेंसियां जो मनमोहन सिंह के दौर में आती थी वो इस दौर में लगभग नदारद हो गई। रेलवे की वैकेंसी 19 में आती है और 22 में परीक्षा कराने के लिए आंदोलन होता है। फिर उसके बाद कितनी बहाली हुई कितनी नहीं हुई इस विषय में जाने की बजाय कुल कितनी नौकरियां सरकार ने दी वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नौजवान क्या करें? महंगाई अलग है, बेरोजगारी अलग है, महिला सुरक्षा का मामला अलग है, किसानों की एमएसपी गारंटी का मामला अलग है, जाति जनगणना का मुद्दा अलग है, ट्राइबल कॉन्शसनेस आदिवासी चेतना का मुद्दा अलग है, और दलितों के बीच जो हालात बने हैं वो मुद्दा अलग है। और इन सब के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन, दोनों के हालात पर गौर करें तो दोनों के अंदर से रार की खबरें आती है, मतभेद की खबरें आती है। और खबरें तो ऐसी आती है कि मतभेद सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को नागपुर में नाइट हॉल्ट करने, नागपुर में रात गुजारने को मजबूर करता है। तब भी मोहन भागवत मुलाकात नहीं करते, तब भी उनकी कैबिनेट के मंत्री नितिन गडकरी मुलाकात नहीं करते। बात इतनी ही नहीं है, अब तो उज्जवल निकम को टिकट दिया गया है, प्रमोद महाजन की बेटी का टिकट काटा गया है। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो वोट मांगने के लिए केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री जाते हैं मछुआरों के बीच, और मछुआरों के बीच जब वो जाते हैं तो नाक पर रुमाल रखकर जाते हैं। नाक पर रुमाल रखकर मछुआरों के बीच जाना, क्या इस ढंग से चुनाव होता है? क्या इस ढंग से चुनाव होता है जिसमें सरकार का कोई मंत्री, नरेंद्र मोदी सरकार का कोई मंत्री मछुआरों के बीच नाक पर रुमाल रखकर जाए,
नरेंद्र मोदी किसी के मछली खाने पर सवाल उठाए? क्या इस तरह से चुनाव होता है? कहा गया 10 साल की का वो उपलब्धियों का पिटारा? कहा गया नरेंद्र मोदी का आजादी के 75वें साल यानी 2022 तक इस देश में तमाम चीजों में आमूल चूल परिवर्तन करके इस देश के हालात बदल देने का दावा? नौजवान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, और इस देश के मुसलमानों की बात करें तो वो तो पहले से ही जहालत में है। उनकी तरक्की के लिए इस सरकार ने क्या किया, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर फेल होती हुई दिख रही है तो ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन ने कोई जादू कर दिया, राहुल गांधी ने कोई जादू कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक संभावित दलित प्रधानमंत्री की संभावना ने कोई जादू कर दिया, या फिर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन के एक साथ खड़े होने की परिस्थितियों ने कोई जादू कर दिया। जादू इससे नहीं हुआ है। असल जादू जनता के मुद्दे के साथ विपक्ष का क्लब होते जाना है, उसके साथ खड़े होते जाना है, और चुनाव के राष्ट्रीय स्वरूप को जो आपने 2014 और 19 में देखा, कभी अच्छे दिनों की आस के रूप में तो कभी बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना के शौर्य के, सेना की बहादुरी के राजनीतिक इस्तेमाल के घटिया खेल को भी आपने देखा कि हिंदुस्तान की सेना ने जो किया उसका क्रेडिट लेने की कोशिश, शहादत पर क्रेडिट लेने की कोशिश वाले बयान चुनावी मंच से देश के प्रधानमंत्री को देने पड़े। उस हालात ने चुनाव के स्वरूप को राष्ट्रीय बनाया, क्षेत्रीय स्थानीय मामलों को नीचे करने का काम किया। आज की तारीख में क्षेत्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, लोगों के अपने मुद्दे हावी हैं। कहां की बात करें, 5 स्टेट ने तो हालात ऐसे कर दिए कि इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ रही है। शुरुआत कर्नाटक से ही कर लेते हैं, क्यों हालात बिगड़े? पिछली बार भी सत्ता नहीं थी, पिछली बार भी एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में जेडीएस कांग्रेस की सरकार थी, 28 में 26 सीटें मिली थी। आधा कर्नाटक चुनाव में जा चुका, और आधे कर्नाटक में एचडी देवेगौड़ा की पार्टी के साथ गठबंधन मुकम्मल नहीं हो पाया, जमीन पर नहीं उतर पाया गठबंधन, कागजों पर सिमट कर रह गया। डीके शिव कुमार वो कलिंगा समुदाय के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए, उभरते हुए सितारे के तौर पर सामने आए, और कोस्टल कर्नाटका, अल्पसंख्यक एससी एसटी ओबीसी, वो कलिंगा अहिंदा समीकरण के रूप में पूरे कर्नाटक को एक नए कलेवर के साथ जब गढ़ता हुआ नजर आया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उस दौर में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई, जिस दौर में बीएस येदियुरप्पा को दिल्ली के बड़े नेताओं से मिलने के लिए समय मांगने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता है, और शायद उन्हें समय तब मिलता है जब बीएस येदियुरप्पा के कद से कहीं छोटे कद का नेता उनकी बात को दिल्ली तक पहुंचाता है। यह हकीकत है कर्नाटक की। तो क्या इस परिस्थिति में लिंगायत भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है? होने दीजिए 7 मई को दूसरे चरण का चुनाव, वहां भी कलई खुल जाएगी कि जो फर्स्ट फेज में हुआ है क्या वही बची हुई 14 सीटों पर सेकंड फेज में होगा, यानी टोटल चुनाव के थर्ड फेज में वही होगा कर्नाटक में। जरा कर्नाटक से बाहर निकल के महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव इस देश का इकलौता चुनाव बना हुआ है जहां वोटर चुप नहीं है, सार्वजनिक रूप से चाय पान की दुकानों पर अभिव्यक्ति को अपनी आवाज को सामने रख रहा है। महाराष्ट्र में कैंडिडेट मुद्दा नहीं है, किसने किसको टिकट दिया, किसका टिकट काटा। महाराष्ट्र में एक ही मुद्दा आज की तारीख में दिखाई दे रहा है, जिन लोगों ने गुवाहाटी मॉडल के तहत महाराष्ट्र की सरकार के साथ खेल किया, जिन लोगों ने टेलीविजन चैनल पर बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज के माफी मांगने की बात की, सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता, और मराठी जनमानस को अपमानित करने का काम किया, और जिन लोगों ने महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात ले जाने की कोशिशें की, जिन लोगों ने मराठा छत्रप शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, किसानों को कुछ नहीं मिला। ओबीसी को इस बात का डर है कि कुनबी सर्टिफिकेट के साथ उसके 27% के दायरे में दूसरे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अंदर से हालात बिखरे पड़े हैं, ना तो मराठा साथ में दिख रहा है, ओबीसी जो पहले से साथ में था वो बिखर रहा है,
और तीसरे हालात ये है कि भाजपा हराओ, एनडीए हराओ, ये महाराष्ट्र के जनमानस का सबसे पहला नंबर 1 मुद्दा है। अब जरा चलते हैं महाराष्ट्र से अलग हट करके बिहार। बिहार में कौन सा गठबंधन किसके साथ चल रहा है पता ही नहीं है। चिराग पासवान को नीतीश कुमार कितना पसंद करते हैं, और नीतीश कुमार 2020 के जो पर्दे के पीछे की गतिविधियां हुई, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी को मोहरा बनाकर जेडीयू को नंबर 3 पर लाया गया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चिराग मॉडल कहा जाता है, उस चिराग मॉडल का क्या मुकम्मल राजनीतिक बदला ले रहे हैं। पहले 2 चरण में जहां चुनाव हुए हैं 9 में 8 सीटें एनडीए गठबंधन की थी, लेकिन अब हालात यह है कि खाता किस सीट पर खुल रहा है, लोगों की दिलचस्पी इसमें है। तो ट्रेलर ऐसा है, तो बचे हुए 31 सीटों की पूरी फिल्म कैसी होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार से हालात अनुकूल नहीं है, वहां भी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम थे, उस दरमियान तकरीबन 3 लाख लोगों को जो नौकरियां मिली, उसने पूरे चुनावी मिजाज को बदल कर रख दिया है। जाति जनगणना जो नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री रहते हुए कराई, उसने पूरे बिहार के राजनीतिक हालात को चुनावी हिंदुत्व के दायरे से, विमर्श के दायरे से बाहर कर दिया है। कोई नहीं पूछता 370 किधर है, कोई नहीं पूछता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो राम मंदिर बन रहा है, मोदी जी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। सब मुद्दे हवा में। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बची रहेगी 4 जून के बाद? क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि पहले 2 चरण में जो वोटर टर्नआउट लो हुआ है, जो 7% का डिप देखा गया है, 7%, हेमा मालिनी के चुनाव जीतने पर संकट नजर आ रहा है कि मथुरा की सीट जिसे सुरक्षित सीट माना जा रहा था, वहां हालात खस्ता है। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिर्फ नोएडा गाजियाबाद के यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के टापू पर बची रह जाएगी? अब तो चर्चा यहां तक शुरू हो गई है। लेकिन सियासत किसी टापू पर नहीं टिकती, जनता के मुद्दे टापू पर नहीं टिकते। मत भूलिए कि इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव हो चुका 16 सीटों पर, ज्यादातर लोग किसान आंदोलन में जो यूपी से निकले थे यहीं से थे। जयंत चौधरी साथ आ गए, अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया, लेकिन अखिलेश यादव का साथ कांग्रेस ने पकड़ लिया। और इसके आगे का जो खेल है वो अखिलेश यादव के इलाके में जा रहा है, सेंट्रल यूपी होते हुए पूर्वांचल की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में जाट वोटरों में जो उदासीनता दिखी है, वो उस उदासीनता का कारण अग्निवीर भी हो सकता है, बेरोजगारी के दूसरे मुद्दे भी हो सकते हैं, किसानी के मुद्दे भी हो सकते हैं। और हरियाणा के महिला पहलवानों ने जिस प्रकार से अपनी आबरू बचाने के लिए जंतर मंतर से भाजपा के एक सांसद पर एफआईआर दर्ज कराने और जांच कराने के लिए महीनों धरने पर बैठने की हद तक जाने का फैसला किया, उसने जाट अस्मिता को बुरी तरह झकझोर दिया। जयंत चौधरी भी भाजपा के साथ दिलों से दिलों को जोड़ने में, कमल के साथ जाटों को जोड़ने में शायद उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए। यही कारण है कि वोटर ने घर बैठना पसंद किया, 7% वोटर टर्नआउट का नीचे जाना। और इसके आगे की बात करें तो इसके आगे की एक चीज और दिखाई देती है। राजस्थान, सचिन पायलट गहलोत, सत्ता गई, झगड़ा भी गया, झगड़ा भी खत्म हो गया। उल्टा झगड़ा बीजेपी में शुरू हुआ। और झगड़ा किसका? वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने का, भजन लाल शर्मा के रूप में एक नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर इंपोज करने का। उसके बाद राजपूत आंदोलन, एनपीएस का नोटिफिकेशन, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर संशय बरकरार है जो गहलोत ने दिया था। तो क्या इस हालात में चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उस तरह से है कि 25-0 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सके? सभी सीटों पर चुनाव हो चुका है, और जब सभी सीटों पर यहां चुनाव हो चुका है तो सबके अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी 25-0 का दावा अंदर खाने कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कर रहा है। किसी के आंकड़े में 6 सीटें घट रही है, तो किसी के आंकड़े में 12 सीटें घट रही है, तो किसी के आंकड़े में 15 सीटें घट रही है, तो किसी के आंकड़े में 18 सीटें घट रही है। सबके अपने अपने मत है, लेकिन सीटें घट रही है इसमें कहीं कोई मतांतर नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि राजस्थान में भाजपा की सीटें घट रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को जब इन 5 स्टेट में
बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। तमाम उकसावे की कार्रवाई के बीच इस देश के अल्पसंख्यकों ने, खासकर मुसलमानों ने, किसी भी तरह की सांप्रदायिकता का मोहरा बनने के बजाय भारत के संविधान के साथ रहना, लोकतंत्र की बुनियाद के साथ रहना स्वीकार किया, तो मुसीबत वहां से शुरू होती है। बीजेपी को कहां से खाद पानी मिलता है, ऑक्सीजन कहां से मिलता है? ऑक्सीजन भाजपा को तब मिलता है जब 3-4 मुद्दे सामने आते हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, मंदिर मस्जिद, यही सब चीज, लव जिहाद, यानी किसी तरह से हिंदू मुस्लिम एंगल हो। लेकिन आप देखिए, तमाम कार्रवाई पर इस देश के मुसलमानों ने चुप्पी साध ली। उत्तराखंड में मदरसे को नुकसान पहुंचाने की खबरें आई, अतीक अहमद की घटना हुई, मुख्तार अंसारी का जेल में देहांत हुआ। तमाम चीजों पर मुसलमानों ने चुप्पी साध ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यह चुप्पी वोट के दिन निकली। जहां मतदान हुआ है, शांतिपूर्वक लाइन में लग करके उसी जोशो खरोश के साथ मतदान किया। और मैं फिर बता दूं, अगर अल्पसंख्यकों ने मतदान में जोश नहीं दिखाया होता तो यह मतदान 50% से नीचे जा सकता था। आप नूह मेवात की घटना देख लीजिए। तमाम उकसाने की कार्रवाइयों के बावजूद न तो सर्वखाप पंचायत ने किसी प्रकार की सांप्रदायिकता में अपना हाथ डाला और ना ही अल्पसंख्यकों ने कोई हाथ डाला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक भी यही हो रहा है। यानी मुद्दों के आधार पर भाजपा पिछड़ रही है, अलग अलग वर्ग के आधार पर भाजपा पिछड़ रही है। और सांप्रदायिक चेतना घटने से जो सामुदायिक चेतना, यानी धार्मिकता का असर कम होने से जब जातीयता का असर ऊपर जाता है, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई यादव, कोई बनिया, कोई कुर्मी, कोई कुशवाहा, कोई मौर्य, कोई पासवान, कोई जाटो, कोई जाट, इस रूप में सामने आना शुरू हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिन वहां से शुरू होते हैं। और वो दुर्दिन पहले 2 चरण ने उसकी ट्रेलर दिखा दिए हैं, जिसके कारण अब बीजेपी को लग रहा है कि स्लाइड तो हो रहा है, गिरावट तो हो रही है। अब गिरावट के प्रति सबसे बड़ी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की है कि 230 के आंकड़े तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन क्या 230 के आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है? 2 चरणों के आधार पर आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि यही ट्रेंड बरकरार रहा तो 180 में मुसीबत आ सकती है। और यहां से हालात सुधारे, कोई बहुत मैराथन प्रयास हुआ, दिन रात भाजपा ने यदि यहां से एक किए, हो सकता है कि 220, 22, 25, 30 तक भारतीय जनता पार्टी ले जाने में शायद कामयाब हो जाए। वोटर्स के मिजाज का हमें कुछ नहीं पता कि आने वाले 5 फेज में क्या होगा, लेकिन 2 फेज में जो हुआ है उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। गुजरात लॉबी का बैंड बजा दिया है, और जब बैंड बजने की नौबत है तो तूफान से कश्ती को निकाल कर लाने में क्या नरेंद्र मोदी सक्षम है? क्या आरएसएस की टोली सक्षम है? क्या नितिन गडकरी सक्षम है? क्या चाणक्य की भूमिका में दिखने वाले अमित शाह सक्षम है? और क्या जेपी नड्डा और बीएल संतोष का संगठन सक्षम है? क्या आईटी सेल इसमें सक्षम है? या भाजपा के कार्यकर्ताओं की पूरी टोली नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ को सुनिश्चित कर पाने में अब सक्षम है? कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि ट्रेलर जो दिखा है वो बना रहा तो 400 पार छोड़ दीजिए, 200 में भी आफत है। यही हकीकत है, और इस हकीकत के साथ ही अगले 5 चरणों में वोटिंग होनी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।